हेलो बच्चों, आज हम ले रहे हैं मुद्रा की परिभाषा या डेफिनेशन ऑफ मनी कि मुद्रा कहते किसको हैं। तो मुद्रा की परिभाषा लेने से पहले हम थोड़ा जान लें कि पहले मुद्रा के आविष्कार से पहले क्या थी। वस्तु विनिमय व्यवस्था थी, जिसमें क्या था, वस्तुओं के बदले एक दूसरे व्यक्ति को लेन देन किया जाता है। एक व्यक्ति वस्तु के बदले दूसरी वस्तु खरीदता था। तो उस स्थिति में बहुत सारी समस्याएं थी कि एक तो उस व्यक्ति को ढूंढना मुश्किल था, जो जैसे मान लो मेरे पास अनाज है, मुझे कपड़े की जरूरत है, तो मुझे ये ढूंढना पड़ेगा कि किस व्यक्ति के पास कपड़ा है और उसे अनाज की आवश्यकता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत दिक्कत आती थी कि कैसे ये ढूंढा जाए कि किस व्यक्ति को इस सामान की जरूरत है, जिसकी मुझे जो सामान उसके पास है उसकी मुझे आवश्यकता है। दूसरा क्या था कि वस्तुओं के रूप में जो है वो मुद्रा, वस्तुओं के रूप में जो है उसको वस्तुओं को इकट्ठा करके जो रखना था, रखने की जो समस्या थी वो काफी बड़ी समस्या थी। उसके लिए या तो बहुत ज्यादा जगह की जरूरत थी या बहुत जल्दी खराब होने की समस्या थी। तो इस तरह से वस्तु विनिमय व्यवस्था में जो बहुत सारी कठिनाइयां थी, तो उसके कारण से मुद्रा का आविष्कार हुआ। तो अब हम लेते हैं मुद्रा की परिभाषा। तो मुद्रा की परिभाषा को अर्थशास्त्रियों ने दो भागों में बांटा है। पहला है प्रकृति के अनुसार परिभाषाएं और दूसरा है अर्थशास्त्रियों की विचारधारा के अनुसार परिभाषाएं। तो दो तरह की परिभाषाओं को हम पढ़ेंगे। एक तो प्रकृति के अनुसार कैसी परिभाषाएं हैं और अर्थशास्त्रियों के, विभिन्न अर्थशास्त्रियों की जो विचारधारा है उसके आधार पर मुद्रा की कौन कौन सी परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहले लेते हैं प्रकृति के अनुसार परिभाषा। तो इस परिभाषा में हम लेंगे तीन परिभाषाएं लेंगे। एक वर्णनात्मक परिभाषाएं, डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशंस, एक लेंगे वैधानिक परिभाषाएं या लीगल डेफिनेशंस, और एक लेंगे सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषा या बेस्ड ऑन जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं वर्णनात्मक परिभाषा। वर्णात्मक परिभाषाओं को देने वाले जो अर्थशास्त्री हैं उसमें से प्रमुख अर्थशास्त्री हम लेंगे दो तीन। हार्टले विदर्स ने दी है, कॉलबर्न ने, क्राउथर, सिज्विक, फ्रांसिस ए वॉकर, एस ई थॉमस और नोवरम। इन सब अर्थशास्त्रियों ने जो है वो परिभाषा जो दी है वो वर्णनात्मक परिभाषा के अंतर्गत या विस्तृत परिभाषा के अंतर्गत आती है। इसमें इन्होंने क्या किया, मुख्य रूप से महत्व जो दिया है वो मुद्रा के कार्यों को दिया है। मतलब मुद्रा के कार्यों का इन्होंने विस्तार से वर्णन करके ये बताया है कि जो वस्तु ये कार्य करती है वो मुद्रा कहलाती है। मतलब प्रोफेसर वाकर ने क्या कहा, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे। मतलब जो भी कार्य मुद्रा के रूप में किए जाते हैं वो सारी वस्तुएं, जितनी भी वस्तुएं जो है वो मुद्रा के जो कार्य वो करती हैं वो मुद्रा कहलाती हैं। दूसरा, कॉलबर्न ने क्या कहा कि मुद्रा वह है जो मूल्य मापक और भुगतान का साधन है। मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जिसकी सहायता से हम मूल्य को माप सकते हैं या किसी वस्तु का उसके बदले भुगतान कर सकते हैं। मतलब उसमें भुगतान करने की क्षमता है और मूल्य को मापने की क्षमता है, तो वो जो वस्तु है वो क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। ठीक है, तो इन्होंने मतलब विस्तार में पूरा विस्तृत वो कर दिया कि जो भी वस्तु या सेवा मूल्य को मापने का कार्य करेगी वो मुद्रा कहलाएगी, चाहे वो कोई भी वस्तु हो। और जो जिसमें भुगतान करने की क्षमता होगी वो भी क्या कहलाएगी, मुद्रा कहलाएगी। तो वर्णनात्मक या विस्तृतात्मक परिभाषा क्या है, जिसमें विस्तृत रूप से मुद्रा को शामिल किया गया कि जितने भी मुद्रा के कार्य हैं, कोई भी वस्तु उन कार्यों को करती है तो वो मुद्रा को कहलाएगी। तो इस तरह से ये हुई वर्णनात्मक परिभाषाएं। अब लेते हैं वैधानिक परिभाषाएं। वैधानिक विचारधारा के समर्थकों के अनुसार किसी भी वस्तु के मुद्रा होने के लिए वैधानिक मान्यता आवश्यक है। मतलब जिस चीज को सरकार कानूनी रूप से ये घोषित कर दे कि ये मुद्रा है, तो उसको प्रत्येक व्यक्ति क्या करे, स्वीकार करेगा कि ये मुद्रा है। मुद्रा वही वस्तु है जिसे सरकार द्वारा मुद्रा घोषित किया जाता है और प्रत्येक व्यक्ति उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य है। जैसे हमारे यहाँ पर नोट चलते हैं, सिक्के चलते हैं, तो उनको भुगतान के रूप में व्यक्ति करने के लिए और लेने के लिए मतलब बाध्य है कि हम उस मुद्रा को हर व्यक्ति स्वीकार करेगा। इस विचार के मुख्य समर्थक कौन है, एक तो है प्रोफेसर नैप। प्रोफेसर नैप ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा हो जाती है। मतलब सरकार जिस भी वस्तु को मुद्रा घोषित कर दे वही मुद्रा कहलाती है। ठीक है, तो प्रोफेसर नैप ने क्या कहा कि कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है वो मुद्रा बन जाती है। प्रोफेसर हार्टले ने क्या कहा कि मुद्रा के दो पहलू हैं,
पहला ये हिसाब की इकाई है और दूसरा ये विधिग्राही है। मतलब हिसाब की इकाई क्या है कि मुद्रा की सहायता से हम वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन करते हैं या हिसाब किताब करते हैं, और दूसरा ये विधिग्राही है, मतलब कानूनी रूप से ये स्वीकार्य है कि हर व्यक्ति को कानूनी रूप से इसे स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब व्यक्ति जो है वो इसको स्वीकार करने के लिए बाध्य है। तो वैधानिक परिभाषा का मतलब क्या हुआ, जो कानूनी रूप से सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है, मतलब जो भी वस्तु सरकार के द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाएगी वो मुद्रा कहलाएगी और प्रत्येक व्यक्ति उसको लेने के लिए बाध्य होगा। मतलब कोई भी व्यक्ति जो सरकार ने मुद्रा घोषित कर दी, जैसे हमारे यहाँ पर नोट हैं तो उनको लेने से मना नहीं कर सकता है, सिक्के हैं उनको लेने से कोई भी व्यक्ति मना नहीं कर सकता है, मतलब वो कानूनी रूप से उसको स्वीकार करना पड़ेगा। तीसरी लेते हैं हम सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाओं का मतलब क्या है, इन परिभाषाओं में, जैसा नाम से पता चलता है कि इन परिभाषाओं में मुद्रा का जो मुख्य गुण सामान्य स्वीकृति या सर्वमान्यता पर विशेष बल दिया गया। मतलब इसके जो समर्थक हैं वो कहते हैं कि मुद्रा में सामान्य स्वीकृति का गुण होना चाहिए, मतलब हर व्यक्ति उसको स्वीकार करे। सर्वमान्यता से तात्पर्य ऋणों तथा कीमतों के भुगतान में मुद्रा को समाज द्वारा सामान्य रूप से स्वीकार करने से है। मतलब जब हम ऋण का भुगतान करें या किसी वस्तु की कीमत का भुगतान करें तो प्रत्येक व्यक्ति उसको, समाज का कोई भी व्यक्ति हो वो सामान्य रूप से उसे स्वीकार करेगा, मतलब हर व्यक्ति को उसे स्वीकार करना है। तो इसे कहते हैं सामान्य स्वीकृति। सामान्य स्वीकृति मुद्रा का एक आवश्यक गुण है। इसको आधार मानते हुए जो परिभाषाएं दी हैं उसमें एक है रॉबर्टसन की। रॉबर्टसन ने क्या कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं की कीमतों को चुकाने तथा अन्य प्रकार के व्यावसायिक दायित्वों को निपटाने में व्यापक रूप से स्वीकार की जाती है। ठीक है, मतलब मुद्रा क्या है, रॉबर्टसन ने क्या कहा, मुद्रा से हम क्या करते हैं, या तो वस्तुओं की कीमतों को चुकाते हैं या हमारा कोई ऋण है या कोई अन्य दायित्व है उसको भुगतान करने के लिए मुद्रा हम काम में लेते हैं। तो रॉबर्टसन ने कहा कि मुद्रा कौन है, वो सारी वस्तुएं, ऐसी वस्तु जो या तो वस्तु की कीमत को चुकाने के काम में आती है या अन्य प्रकार के जितने भी व्यावसायिक दायित्व हैं उनको निपटाने के काम में आती है, वो मुद्रा कहलाती है। प्रोफेसर सेलिगमैन ने कहा कि मुद्रा वह वस्तु है जिसे सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, मतलब जिसको हर व्यक्ति, समाज का प्रत्येक व्यक्ति जिसे स्वीकार करता है वो मुद्रा कहलाती है। तो ये हुई सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं कि मतलब जिस परिभाषा में सर्वमान्यता का गुण है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जिसे स्वीकार करने से मना नहीं कर सकता है, मतलब हर व्यक्ति को उसे स्वीकार करना पड़ेगा, वो जो है वो कहलाती है मुद्रा। अब हम लेते हैं, ये तो हो गई हमारी परिभाषाएं कौन सी, कि प्रकृति के आधार पर तीन तरह की परिभाषाएं हमने ली। एक तो वर्णनात्मक या विस्तृत परिभाषाएं, दूसरी ली हमने वैधानिक परिभाषाएं जिन्हें कानूनी रूप से स्वीकार करना पड़ता है, और एक है सामान्य स्वीकृति जिसको पूरा समाज स्वीकार करता है। अब हम लेते हैं विचारधारा के अनुसार परिभाषाएं। विचारधारा के आधार पर तीन तरह की परिभाषाएं हम लेंगे। एक संकुचित या नैरो कंसेप्ट है, एक व्यापक या ब्रॉड कंसेप्ट है, और एक आधुनिक या उचित मॉडर्न कंसेप्ट क्या है इसके बारे में। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं संकुचित परिभाषाएं। संकुचित परिभाषाओं के मतलब क्या है, इन परिभाषाओं के अंतर्गत मुद्रा के मूर्त व अमूर्त रूप को शामिल किया गया है। मुद्रा के मूर्त रूप के अंतर्गत क्या लेते हैं हम, सिक्के और पत्र मुद्राओं को लेते हैं, जबकि अमूर्त रूप इसके मूल्य मापक के कार्य को प्रकट करता है। मतलब सिक्के और पत्र मुद्रा तो हो गई जो मूर्त मतलब हमें दिखाई दे रहा है कि ये मुद्रा है, और अमूर्त में मतलब इसको मूल्य मापने का जो इसका गुण है उसके आधार पर हम स्वीकार करते हैं। तो स्वीडन के अर्थशास्त्री गैस्टव कैशल के अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जो अन्य वस्तुओं का मूल्यांकन करने के लिए सामान्य मापक का कार्य करती है। मुद्रा का प्रमुख एवं मौलिक कार्य एक ऐसी गणना के आधार का कार्य करना है जिसके द्वारा विनिमय योग्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारित किए जा सकें। और प्रोफेसर प्राइस ने क्या कहा, सिक्के केवल धात्विक सिक्के ही मुद्रा कहलाते हैं। प्रोफेसर प्राइस ने तो केवल क्या कह दिया, इतना संकुचित कर दिया इसको कि धातु के जो सिक्के हैं, जैसे पहले अपन मुद्रा के, पत्र मुद्रा से पहले हमारे पास धातु के सिक्के चलते थे, तांबे के, है ना, चांदी के, सोने के, इस तरह के सिक्के, धातुओं के सिक्के जो थे वो मुद्रा के रूप में स्वीकार किए जाते थे। तो प्रोफेसर प्राइस ने क्या कहा कि जितने भी सिक्के हैं
केवल धातु के जो सिक्के हैं उसी को हम मुद्रा में शामिल करेंगे। लेकिन गेस्टाव कैसल ने क्या कहा कि जो मुद्रा वस्तुओं के मूल्यांकन के काम में आती है, मतलब वस्तुओं के मूल्य को मापने के काम में आती है, उसको हम मुद्रा के अंतर्गत शामिल करेंगे। तो संकुचित परिभाषा में मुद्रा के मूर्त रूप मतलब सिक्के और पत्र मुद्रा और इसके अलावा जो भी मूल्य के मापने के काम में आता है उसको हमने इसमें मुद्रा में शामिल किया है। अब हम लेते हैं इसका व्यापक दृष्टिकोण की मुद्रा की परिभाषा के व्यापक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने क्या कहा। व्यापक दृष्टिकोण के इस विचारधारा के समर्थकों ने उन सभी वस्तुओं को मुद्रा या लेन देन का कार्य करती हैं मुद्रा में शामिल किया है, भले ही वो वैधानिक मान्यता प्राप्त न हो। मतलब इन्होंने क्या कहा कि वो सारी वस्तुएं जो मुद्रा के लेन देन का कार्य करती हैं, मतलब जो भी मुद्रा का कार्य करती हैं या कहें कि लेन देन का कार्य करती हैं, मूल्य को मापने का कार्य करती हैं, उन सबको उन्होंने मुद्रा में शामिल कर दिया, चाहे उन्हें वैधानिक मान्यता प्राप्त हो या ना हो, मतलब कानूनी रूप से उन्हें स्वीकृति प्राप्त हो या ना हो, लेकिन जो भी वस्तु या तो लेन देन का कार्य करती है या मूल्य को मापने का कार्य करती है या कहने का मतलब वो मुद्रा का कार्य करती है, वो सारी की सारी जो है वो मुद्रा में शामिल की जाएंगी। जिसमें उन्होंने क्या कहा, धातु के सिक्के, जैसे पहले संकुचित विचारधारा के दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने भी क्या कहा था कि जितने भी धातु के सिक्के हैं वो, जैसे प्रोफेसर प्राइस ने कहा कि जितने भी धातु के सिक्के हैं वो केवल मुद्रा में शामिल होंगे। इसके अलावा पत्र मुद्रा, चेक, साख पत्र आदि मुद्रा के अंतर्गत आते हैं। मतलब इन्होंने धात्विक सिक्के और पत्र मुद्रा के अलावा जो चेक है या साख पत्र है वो सारे के सारे मुद्रा में शामिल कर लिए। मतलब यदि किसी को कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं है लेकिन वो लेन देन का कार्य कर रहा है या वस्तुओं के मूल्य को मापने का कार्य कर रहा है तो वो सारी चीजों को इन्होंने मुद्रा में शामिल कर लिया है। तो प्रोफेसर वाकर और कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ना, जो भी मुद्रा का कार्य करेगा वो मुद्रा कहलाएगा, चाहे उसे कानूनी मान्यता प्राप्त है या नहीं है। प्रोफेसर लिप्से ने क्या कहा, उन्होंने मुद्रा को सामान्यतः विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाने वाली तथा ऐसी कोई भी वस्तु जो वस्तु या सेवा के लेन देन में प्रयुक्त होती है को मुद्रा में शामिल किया। प्रोफेसर लिप्से ने भी यही कहा कि कोई भी ऐसी वस्तु जो वस्तुओं या सेवा के लेन देन में काम में आती है या ये कहें कि विनिमय के काम में आती है या मूल्य को मापने के काम में आती है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो होगी, ऐसी मतलब सभी वस्तुओं को हम मुद्रा में शामिल करेंगे। तो व्यापक दृष्टिकोण के जो समर्थक हैं वो क्या कहते हैं कि ऐसी कोई भी वस्तु हो जो या तो लेन देन का कार्य करती है या मूल्य को मापने का या कहीं विनिमय का कार्य करती है, चाहे उसे कानूनी मान्यता प्राप्त हो या ना हो, वो मुद्रा में शामिल की जाएगी। तो इस तरह से व्यापक दृष्टिकोण के अर्थशास्त्रियों ने इसको ऐसी प्रत्येक वस्तु को मुद्रा में शामिल कर दिया जो लेन देन या विनिमय का कार्य करती है। अब हम लेते हैं आधुनिक या उचित विचारधारा, मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है। इस विचारधारा के समर्थकों ने ऐसी सभी वस्तुओं का जिनका विनिमय माध्यम तथा ऋणों के भुगतान के बिना किसी संदेह के प्रयोग हो जाता है मुद्रा माना। मतलब आधुनिक विचारधारा के जो समर्थक है वो कहते हैं कि ऐसी सभी वस्तुएं जिनको हम विनिमय के माध्यम के रूप में या ऋणों के भुगतान में बिना किसी संदेह के प्रयोग कर सकते हैं, मतलब जिस पर हमें कोई संदेह नहीं है। यदि हमने लेन देन किया तो आसानी से दूसरे व्यक्ति ने स्वीकार कर लिया, यदि ऋण का भुगतान किया तो ऋण देने वाले ने उस वस्तु को आसानी से स्वीकार कर लिया, उसमें उसे कोई संदेह नहीं है, तो उसे हम मुद्रा मान लेते हैं। तो प्रोफेसर मार्शल ने क्या कहा, प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा में वे वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जो किसी विशेष समय या स्थान में बिना संदेह के या विशेष जांच के वस्तुओं तथा सेवाओं के क्रय करने और व्यय के भुगतान में सामान्य रूप से स्वीकार की जाती हैं। मतलब ऐसी सारी वस्तुएं जो किसी विशेष समय या स्थान पर, जिसमें कोई संदेह नहीं करता कोई व्यक्ति, बिना कोई जांच के स्वीकार कर लेता है, वस्तुओं को खरीदने के काम में ले सकते हैं या हम कहें कि भुगतान के रूप में स्वीकार कर ली जाती हैं, उन सब वस्तुओं को हम मुद्रा कहेंगे। इसके बाद प्रोफेसर एली ने क्या कहा, प्रोफेसर एली के अनुसार कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम के रूप में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को स्वतंत्रता पूर्वक हस्तांतरित होती रहती है तथा जिसे ऋणों के अंतिम भुगतान में सामान्यतः ग्रहण कर लिया जाता है, मुद्रा है। मतलब कोई भी ऐसी व्यक्ति, साधारण भाषा में कहें कि जिसको दूसरा व्यक्ति
बिना किसी संदेह के या बिना किसी जांच के स्वीकार कर लेता है, वो सारी की सारी वस्तुएं क्या होंगी, वो मुद्रा में शामिल की जाएंगी। तो इस तरह से आधुनिक विचारधारा के समर्थक क्या कहते हैं कि जिस वस्तु को बिना किसी संदेह के भुगतान के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, वो सारी वस्तुएं जो है वो मुद्रा कहलाती हैं। तो इस तरह से ये हमने ली मुद्रा की परिभाषाएं, दो शीर्षकों में बांटा, एक प्रकृति के अनुसार और दूसरी विचारधारा के अनुसार। प्रकृति के अनुसार जो परिभाषाएं उनको फिर से हमने 3 भागों में बांटा। पहली है वर्णनात्मक, है ना, दूसरी वैधानिक और तीसरी सामान्य स्वीकृति पर आधारित परिभाषाएं। फिर हमने लिया विचारधारा के अनुसार, एक व्यापक दृष्टिकोण है, एक संकुचित दृष्टिकोण है और एक आधुनिक दृष्टिकोण है। तो इन सारों के आधार पर हमने लिया कि मुद्रा की परिभाषाएं क्या क्या है। थैंक यू।